नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लोकसभा में कल शाम महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए। जी हां, स्पीकर ने बैठते ही प्रधानमंत्री को बोलने के लिए आमंत्रित किया। पीएम ने धन्यवाद देते हुए सभी दलों के नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था और उस पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी, वह चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, वह भी उतने ही हकदार हैं। महिला आरक्षण बिल, पीएम का शुक्रिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ 2-4 मिनट लेना चाहता हूं। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और उस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा, ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल पूछा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी हैं। नड्डा ने पूछा कि 2004 से 2014 के बीच कितने ओबीसी सेक्रेटरी थे और कहां थे। जेपी नड्डा ने कहा कि ओबीसी को लेकर नेहरू के कार्यकाल में का लेकर भी रिपोर्ट आई है। उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये पड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज से ओबीसी को रिजर्वेशन दो, जिसके बाद 1995-96 में ऑल इंडिया सर्विसेज में ओबीसी, एसटी रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ। ये नारी शक्ति वंदन, यह शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे समाज में महिलाओं को देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और एक दिशा देता है। सभापति जी, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों के मन में कुछ धारणाएं बन गई और वो धारणा यह बनी है कि जैसे हम महिलाओं पर कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ एहसान कर रहे हैं। अगर हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ किया तो हम कुछ ऑब्लाइज कर रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है कि मॉडर्न टाइम्स में भी
आज के युग में भी अगर हम देखें 21वीं शताब्दी जो है वो महिलाओं की शताब्दी है। 21वीं शताब्दी जो है वह महिलाओं की शताब्दी है। और फिर चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मिलिट्री एजुकेशन हो, चाहे सैन्य सुरक्षा हो, चाहे अर्थ जगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारी भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर के आई हैं और उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है और सम्मानित स्थान पर लेकर के आई हैं। इट इज नॉट ओनली द प्रेजेंस बट इट इज द पोजीशन, वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, यह बताता है कि भारतीय नारी किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान किया। और नियम कानून के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हम जो मोदी जी जो काम करते हैं वो पक्का काम करते हैं, कच्चा नहीं करते। और इसीलिए पक्के तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है। मैं फिर आपसे बोलूंगा, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को स्थान देने में हमेशा अग्रसर रही है। लोकसभा में हमारे 42 एमपी हैं, राज्यसभा में 14 एमपी हैं, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स 10 महिलाएं हैं और हमारे यहां हम पहली पार्टी हैं और अकेली पार्टी हैं जो संवैधानिक तौर पर 33% आरक्षण महिलाओं को देते हैं हर समिति में। एवरी कमिटी, राइट फ्रॉम नेशनल कमिटी टू द बूथ कमिटी, इन एवरी कमिटी 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन होता है। 303 में 85 यानी 29% हमारे एमपी ओबीसी के हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 1358 एमएलए में 27% ओबीसी के हैं, 27%। आउट ऑफ 163 हमारे एमएलसी जो है उसमें 40% ओबीसी के हैं। मैंने जैसा कहा कि 303 एमपी में 85 यानी 29% एमपीज आर फ्रॉम ओबीसी। Out of 1,358 MLAs, we have 20। संसद के विशेष सत्र में गुरुवार को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष द्वारा मिले सहयोग की तारीफ की, लेकिन इसी बीच राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बीच नोकझोंक हुई। दरअसल अधीर रंजन बार बार राजनाथ से चीन के मुद्दे पर बात करने को कह रहे थे। इस पर राजनाथ ने कहा कि चीन के मुद्दे पर बात करने की पूरी हिम्मत है। अधीर के किस सवाल पर भड़के राजनाथ, आप भी देखिए। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ऐसे ही अनेक उपक्रम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी चीजों को सहेजने और सुरक्षित रखने का वो काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप सभी राष्ट्र के उपयुक्त विकास के लिए अनेक प्रकार की सुरक्षा से भी मैं समझता हूं सदन के सम्मानित सदस्य अच्छी तरह अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में मैं समझता हूं हम सभी समय समय पर। भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जहां भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं, वहीं अगली सूचना मिलने तक सेवाएं निलंबित की गई, जिससे कनाडा के नागरिक फिलहाल भारत नहीं आ सकेंगे। आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव चल रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। यमुनानगर में दहेज मांगने और प्रताड़ना से परेशान होकर एक महिला ने बुधवार को जहर खा लिया,
जिसके बाद उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मृतक की जांच शुरू कर दी है। मृतका के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति समेत ससुराल पक्ष के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला, जहां एसडीओ हीरालाल की तरफ से राजस्व को चूना लगाने के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन उनका ट्रांसफर कर दिया गया। आपको बता दें, हीरालाल मोटी कमाई कर राजस्व को चूना लगा रहा था, जिसकी खबर इंडिया वॉइस ने बहुत ही प्रमुखता के साथ चलाई थी, जिस पर लखनऊ के इटौजा उपखंड अधिकारी हीरालाल गुप्ता का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह राजकुमार यादव को इटौजा उपकेंद्र का नया एसडीओ बनाया गया है। समाजवादी पार्टी ने आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है, तैयारियां शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत सीटों की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस से मांग की है। सपा का कांग्रेस पर दबाव बन रहा है। यूपी के घोसी उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा का पूरा समर्थन किया था। अब क्या कांग्रेस सपा को यूपी के से बाहर के राज्यों में अपने समर्थन के साथ सीटें देती है कि नहीं, यह देखना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा से चुनाव से पहले हो रहे 5 राज्यों के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर भी अपनी सियासी जमीन को तलाश रही है और इसके लिए उसने 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत सीटों की मांग की है। अब इन तीनों ही राज्यों में सपा को सीट देने के लिए कांग्रेस पर दबाव है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस इन राज्यों में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देगी, उसी तरीके से सपा 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को अहमियत देगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि जैसे उसने घोसी विधानसभा के उपचुनाव में इंडिया ने मिलकर चुनाव लड़ा है, उसी तरीके का माहौल इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी दिखाना चाहिए। विपक्षी एकता की मुहिम इन राज्यों में विधानसभा चुनाव से और मजबूत हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश में तो सपा अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है और कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। यहाँ सपा इसलिए भी दबाव बना रही क्योंकि 2003 में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को महज 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस ने राजस्थान में पिछले चुनाव में सपा को 3 सीट दी थी, लेकिन सपा ने इसे स्वीकार कर 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भले ही उसे एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली हो, मगर इन सीटों पर उसे 7.5% वोट मिले थे। यहाँ पर सपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ में पार्टी को अभी तक एक भी चुनाव में सफलता नहीं मिली है। देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसका भी जो विस्तार है अन्य राज्यों में हो, और जब अन्य राज्यों में विस्तार चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि संगठन के स्तर पर और आने वाली जो विधानसभा है और आने वाली लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के बाहर भी जाए। और इसके लिए जरूरी है कि जहां पर कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है और जहां पर हम छोटे भाई की भूमिका में हैं, तो कांग्रेस भी कम से कम अपने समाजवादी साथियों का ध्यान रखे और हमारे उम्मीदवारों को समर्थन देने का काम करे। निश्चित तौर पे यही परिपाटी से केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। हम आरंभ से ही ये बात कह रहे हैं कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, वास्तव में ये कोई गठबंधन है ही नहीं, ये तो केवल एक गिमिक है, ये एक हेडलाइन हंटिंग का एक तरीका है। क्योंकि कांग्रेस को कोई हेडलाइन देता नहीं है, क्योंकि उनके पास न नीयत है, न नेता है, न नेतृत्व है।
तो इस प्रकार से ये हेडलाइन हंटिंग करते हैं, किसी प्रकार से भी मीडिया में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस हेडलाइन हंटिंग की भी इनकी हवा निकल गई। अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी डेली इन पर अटैक करती है। बीच में बात चल रही थी कि भोपाल में घमंडिया गठबंधन की एक जॉइंट रैली होगी, लेकिन कमलनाथ जी वो भी नहीं होने दिए, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं के खिलाफ उनको चुनाव भी लड़ना है। तो हेडलाइन हंटिंग है, गिमिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी साफ है कि घोसी की जीत से गदगद सपा नई रणनीति के तहत रण में उतरने जा रही है। यदि गेंद अब कांग्रेस के पाले में है कि वो सपा को यूपी की सरहदों से बाहर कितनी गंभीरता से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला, जहां एसडीओ हीरालाल की तरफ से राजस्व को चूना लगाने के मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन उनका ट्रांसफर करा दिया गया। आपको बता दें, हीरालाल मोटी कमाई कर राजस्व को चूना लगा रहे थे, जिसकी खबर इंडिया वॉइस ने बहुत ही प्रमुखता के साथ चलाई थी, जिस पर लखनऊ के इंटौजा उपखंड अधिकारी हीरालाल गुप्ता का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह राजकुमार यादव को इंटौजा उपकेंद्र का नया एसडीओ बनाया गया है। तो आपको बता दें, इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है। इंडिया वॉइस ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता के साथ चलाया था। एसडीओ हीरालाल का ट्रांसफर कर दिया गया है, राजस्व को लगा रहे थे चूना और उसके बाद ट्रांसफर किया गया उनका। आखिरकार अब उत्तराखंड में धामी सरकार लोकायुक्त बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुकी है, जिसमें चयन समिति की पहली बैठक कल उप मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होगी। एक तरफ धामी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीतियों से राज्य में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने का जिक्र कर रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद से लोकायुक्त की उम्मीद को लेकर युवा हो चुका उत्तराखंड अभी भी इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड में लोकायुक्त को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 सितंबर को चयन समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक को उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साल 2011 में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने लोकायुक्त को लेकर बड़ी पहल करते हुए इसे मंजूरी दी थी, लेकिन 2014 में भाजपा सरकार ने इसमें संशोधन कर इसे विधानसभा से पारित करवा दिया था। राजभवन में इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इसमें संशोधन कर इसे विधानसभा की प्रवास समिति के हवाले कर दिया, लेकिन 2017 में ही समिति की सिफारिश पटल पर रखी गई और अब तक कोई चर्चा इसको लेकर नहीं हो पाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार इसके गठन को लेकर कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। चयन समिति की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास में रखी गई है। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज तिवारी मौजूद रहेंगे। ये समिति एक अन्य सदस्य का नाम सुझाएगी, जिसे राज्यपाल को सिफारिश के लिए भेजा जाएगा। चयन समिति पूरे तरीके से गठित होने के बाद फिर लोकायुक्त को लेकर सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा। 22 सितंबर को होने वाली समिति की बैठक को लेकर सचिव कार्मिक शैलेश बगौली और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पुष्टि कर चुके हैं। अब देखिए, सरकार तो पूरी तरह भ्रष्टाचार में संलिप्त है और लोकायुक्त से बड़ी उम्मीदें भी हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो लोकायुक्त की सीमाएं हैं, जो उनके दायित्व है, उसका निर्वहन होगा और सच सामने आएगा। मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर राज्यवासियों को भरोसा दिलाया है और जो भी भ्रष्टाचार के विषय आए हैं, जो भी संज्ञान आया है, ऐसे विषयों पर सरकार ने तत्काल कार्रवाई करी और ऐसे सभी लोग आज जेल में बंद हैं, उनकी संपत्तियां कुर्क हैं और उनको सजा हुई है और उनके लिए आज के न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। जहां तक लोकायुक्त का प्रश्न है,
उसके चयन समिति का जो विषय सामने है, जो भी विषय सामने आएगा, चयन समिति जो भी फैसला करेगी, जो भी निर्णय करेगी, सरकार उसका पालन करेगी। आने वाले समय में जो भी राज्य के लिए बेहतर होगा उसको सरकार निश्चित रूप से काम करेगी उस पर। उत्तराखंड में लोकायुक्त की मांग आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है और लोकायुक्त न होने के चलते प्रदेश में भ्रष्टाचार का ग्राफ भी बढ़ा है। ऐसे में जब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया तो धामी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगी है, जिससे उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति होगी और उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।